हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे मेरा चाइनीज़ एयरलाइन का एक्सपीरियंस। अभी रिसेंटली जब मैं जापान से यूके ट्रैवल कर रहा था, और चाइनीज़ ट्रांजिट वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे जाके, ऑन अराइवल ट्रांजिट वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता, और उसके अलावा मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस चाइनीज़ एयरपोर्ट पे क्या हुआ मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाइनीज़ एयरलाइन का एक्सपीरियंस। चाइनीज़ एयरलाइन काफ़ी कन्वीनियंट है, चीपर है कंपैरेटिवली कतर के और एमिरेट्स के, क्योंकि जब मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था जापान से यूके, उन डेज़ में न्यू ईयर था, तो दूसरी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। जो अवेलेबल थी 2-3, वो बहुत एक्सपेंसिव थी उन डेज़ में। तो मुझे ये काफ़ी चीपर और ईजी ऑप्शन लगा, और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था चाइनीज़ एयरलाइन के साथ। तो चाइनीज़ एयरलाइन इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी एयरलाइन है। अभी तक मैं कतर में ट्रैवल करता हूँ, कतर मेरी फेवरेट एयरलाइन है। लेकिन अगर लेग स्पेस की बात की जाए तो चाइनीज़ एयरलाइन की लेग स्पेस अच्छी थी कतर से। बाकी कतर का मुकाबला नहीं है, लेकिन लेग स्पेस चाइनीज़ एयरलाइन की अच्छी थी, और आप उसमें इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और लेकिन सम टाइम आपको फूड का इशू होगा अगर मुस्लिम आप एज ट्रैवल कर रहे हैं इस एयरलाइन में, तो क्योंकि हलाल फूड ऑप्शन बहुत कम अवेलेबल होता है इस एयरलाइन में, और मोस्ट ऑफ दी डिशेज़ में पोर्क इन्वॉल्व होता है, चिकन इन्वॉल्व होता है, जो कि हलाल नहीं होता। उसके बाद आते हैं चाइनीज़ ट्रांजिट वीज़ा की तरफ। फिर चाइनीज़ ट्रांजिट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चाइनीज़ ट्रांजिट वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। आपने वहाँ जाकर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट फिल करना होता है और अपना पासपोर्ट देना होता है। आपको विद इन आवर और 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है और एंट्री मिल जाती है। लेकिन मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि मैं जब जापान से यूके ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे होटल बुक कर लिया था ट्रांजिट वीज़ा, सोचा ले लूँगा और साथ अपना रेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरी 6 आवर्स की फ़्लाइट थी जापान से चाइना तक। चाइना मेरा 18 आवर का लेओवर था, और आगे वहाँ से 12 to 14 आवर की फ़्लाइट थी चाइना से यूके तक की मेरी। तो मैंने सोचा चलो होटल बुक करते हैं, ट्रांजिट वीज़ा लेंगे और वहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ लेंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसे एयरपोर्ट पर घूमता रहा 18 आवर्स, तो 14 आवर की फ़्लाइट फिर थक जाऊँगा। तो ट्रांजिट वीज़ा के लिए मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पहले सबसे पहले जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा बोला डॉक्यूमेंट्स फिल करो ट्रांजिट वीज़ा के लिए। वो डॉक्यूमेंट फिल किया, अपना पासपोर्ट मैंने उनको दे दिया। 40 मिनट्स वेरिफिकेशन करने के बाद पासपोर्ट पे वो वापस मेरे पास आए हैं, और मुझे बोला है कि आप यूके क्यों जा रहे हैं, हमें डॉक्यूमेंट शो करवाएं, प्रूफ शो करवाएं। सारे डॉक्यूमेंट शो करवाए, उन्होंने वेरीफाई किया 30 मिनट्स लगा के अगेन। फिर मुझे कहते हैं कि आप जापान से कहाँ से आ रहे हैं, जापान आपने क्या किया है। मैंने बताया मास्टर किया, वहाँ से जॉब कर रहा था। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे वेरीफाई किए, फिर लेके सारे डॉक्यूमेंट्स जॉब के भी, जापान के भी, ये वो। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद 40 मिनट्स के बाद अगेन मेरे पास आए, और उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और साथ बोला कि हमें आप अपना मोबाइल फ़ोन दे दें। मेरा बैग सारा चेक किया, डॉक्यूमेंट चेक किया, उसके बाद मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया। मोबाइल की मेरी कोई फ़ोटो उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई फाइल नहीं छोड़ी, कोई वीडियो नहीं छोड़ी। एक एक फ़ोटो जो 1000 से ऊपर फ़ोटोज़ थी दोस्तों के साथ, वैसे फैमिली के साथ, वो सारी फ़ोटोज़ उन्होंने चेक की। फ़ोटो चेक करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद अगेन वो गए हैं, कहते हैं हमें बोर्डिंग पास आप अपने दे दें, हम आपका लगेज ले आते हैं। मेरा बोर्डिंग पास ले गए हैं, वो मेरा लगेज ले आए हैं, सब कुछ वहाँ से। मैं अभी एंटर नहीं हुआ आगे, मतलब इमिग्रेशन मैंने क्रॉस नहीं की। एक रूम में मेरा सामान ले आया, मुझे फिर वहाँ लेके गए, मुझे बोला कि सामान खोलो अपना। मेरे सामान की हर एक चीज़ उन्होंने चेक की है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जस्ट आप इतना समझ लें कि हाँ, बैग नहीं फाड़ा, बाकी उन्होंने हर चीज़ चेक की है। अब तो उससे मेरा काफ़ी नुकसान ये भी हुआ कि मेरी काफ़ी चीज़ें वहाँ रह गई, क्योंकि जब हम घर से सामान पैक करके किसी कंट्री ट्रैवल करते हैं, तो आप देखें कितनी चीज़ें अरेंज करते हैं, कितना टाइम लगा के हम हर चीज़ एडजस्ट करते हैं। मेरे पास 3 बैग थे, मेरे 3 बैगों ने खुलवाए और चीज़ें मिक्स अप हो गई, और मुझे जल्दी जल्दी से पैकिंग भी करनी थी। तो मेरी परफ्यूम्स काफ़ी अच्छी अच्छी थी जो मुझे जापान से दोस्तों ने गिफ्ट की थी मेरे ने, वो वहाँ पे रह गई। पैकिंग करने के बाद उन्होंने मेरा लैपटॉप बैग ओपन करवाया, फिर लैपटॉप की हर फाइल, हर पिक्चर चेक की, ओपन की। उसके बाद उन्होंने मेरा आईपैड, जो कि मोबाइल में से कनेक्ट था, एप्पल से कनेक्ट होता है, जो चीज़ें मेरे मोबाइल में थी ओबियसली वही मेरे आईपैड में थी, लेकिन स्टिल उन्होंने मेरे आईपैड की भी कोई पिक्चर नहीं छोड़ी। और जो मेरा टैक्सी वाला आया हुआ था होटल की तरफ से बाहर, वो भी 2 to 3 आवर वेट करने के बाद वापस चला गया। उसके लिए भी मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े। फिर ये सब कुछ करने के बाद 4 से 5 घंटे लगाने के बाद उन्होंने मुझे बोला ठीक है, अब आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे ट्रांजिट वीज़ा दिया, इतना जलील करने के बाद। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसके पीछे की क्या रीज़न हो सकती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट एक रीज़न, ये तो पक्की है, हो सकती है। और दूसरी रीज़न
मुझे लगता है उनको शेष डाउट था कि ये क्योंकि उस फ्लाइट पे सिर्फ मैं एक पाकिस्तानी था पूरी फ्लाइट में, बाकी जापानीज़ थे और चाइनीज़ थे, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये इस फ्लाइट में कैसे है, या उनको शायद शिकार नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला चलो एक शिकार के साथ टाइम पास करते हैं, यार कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड भी बनाना होता है उन्होंने कि हाँ भी आज हमने क्या किया। और उसके अलावा यहाँ को ये था कि शायद इन कंट्री से घूम घुमा के हमारी कंट्री में एंटर होना चाहता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है मैं घूम घुमा के क्यों इन कंट्रीज़ में एंटर होऊंगा चाइना में, जबकि मेरे पास दूसरे अच्छे कंट्रीज़ के वीज़ा ऑलरेडी हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोफाइल की वजह से भी, मेरी प्रोफाइल इतनी बुरी नहीं है। मेरी प्रोफाइल मेरे पासपोर्ट पे जापान का वीज़ा लगा हुआ है। एज अ गवर्नमेंट स्कॉलर, मैं मैक्स स्कॉलर था, मास्टर किया वहाँ से, जिन लोगों को नहीं पता। और उसके बाद मैंने वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। 5 साल का मेरे पास वहाँ का वीज़ा भी वैलिड था, जापान का भी। उसके बाद मेरे पास यूके का 4 साल का वीज़ा था। मतलब उनकी कॉमन सेंस काम नहीं कर रही कि इस बंदे के पास जापान की एंट्री है 5 साल के लिए, मल्टीपल एंट्रीज। उसके अलावा यूके का परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं कह सकते, 4 साल का भी वीज़ा है, मल्टीपल एंट्रीज, तो ये चाइना में क्यों आएगा। तो बहुत से लोग ये भी कंसेप्ट करते हैं भाई साहब पासपोर्ट पे वीज़े लगवा लो, विजिट वीज़ा लगवा के पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरे ख्याल से चीज़ मैटर करती है, कई दफ़ा नहीं भी मैटर करती। मैंने जर्मनी भी ट्रैवल किया है, मेरे साथ वहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अभी यूके भी आया हूँ, वहाँ पे भी मेरे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जापान भी है, वहाँ पे भी नहीं हुआ जो कि कहते हैं। लेकिन चाइना ने मेरे साथ बहुत ही मिसबिहेव किया, और बहुत ही, मतलब मैं ऐसा सोचा भी नहीं था जैसा मेरा चाइनीज़ एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप इन कंट्रीज़ में कभी भी कहीं भी ट्रैवल करें इंटरनेशनल, तो अपने मोबाइल को एटलीस्ट अपना कुछ ऐसा वैसा उसमें ना हो आपका, क्योंकि मुझे पता है मोबाइल चेक करना और आईपैड की पिक्चर चेक करना टोटली अनएथिकल है एयरपोर्ट पे। लेकिन वहाँ बंदा बोल भी नहीं सकता, थर्ड कंट्री है, बंदा वैसे ही शॉर्ट हुआ होता है जब बंदे के ये साथ चीज़ें हो रही हों। तो अगर बोलते तो थर्ड कंट्री है, कुछ गलत हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार था भाई। मेरे पास फैमिली है पाकिस्तान में, मेरे पे जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये मेरे साथ हुआ एयरपोर्ट पे। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं फिर अगेन कहूँगा मोबाइल को आप चेक करें। ये नहीं मैं कहूँगा कि आपके साथ भी ये होगा, लेकिन बुरा टाइम बता के नहीं आता। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो गया तो इशू हो सकता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी आपको अवेयरनेस आ गई होगी कि भाई साहब जब ट्रैवल करना है तो चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।